हेलो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं क्लास 11th के बेसिक चैप्टर की। चैप्टर नंबर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट नंबर 3 सेल चैप्टर। चैप्टर शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरे पढ़ाने का तरीका थ्रू आउट दिस सेशन थोड़ा सा अलग रहने वाला है। मैं जनरली पूरे चैप्टर को बायो मैप के थ्रू बताता हूं। मतलब मैं चैप्टर की शुरुआत करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट से, खत्म करूंगा स्पेशल पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के बीच में पूरे चैप्टर को हम एक सिंगल पेज पर लाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू विल नीड दैट पेज फॉर रैपिड रिवीजन। क्योंकि नीट जैसे जैसे पास में आती जाती है, कई बच्चों को आवश्यकता महसूस होती है कि सर कोई ऐसी मैजिक बुक मिल जाए कि हम एक पेज पलटे, हमारा एक एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, दूसरा पेज पलटे, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो क्या ये संभव है? सुनने में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेटा, उस मैजिक को क्रिएट करने के लिए आपको 365 दिन में से बेटा लगभग 300 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो मैजिक क्रिएट होगा। कैसे होगा, किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टॉपिक का नाम सेल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरे चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा बेटा, और स्टार्टिंग हमेशा होगी इंट्रोडक्शन सेक्शन से, और खत्म मैं करूंगा बेटा स्पेशल पॉइंट पे। उसका एक बेसिक रीजन है कि मीनवाइल बीच में अगर कभी कोई स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता है तो उसे इस फ्लो चार्ट से ये पता चलेगा कि उसने एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन मिस किया है। ओके, इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर जनरली मैं 3 चीजें लिया करता हूं। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन पार्ट, सेकेंड वन इज हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज ओवरव्यू ऑफ ए सेल। फिलहाल के लिए आपको कुछ दिनों के लिए यही ध्यान में रखना है कि सर अभी इंट्रोडक्शन सेक्शन ही पढ़ाएंगे। तो इंट्रोडक्शन सेक्शन में शुरुआत किससे करेंगे बच्चों? डेफिनेशन से। सर बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, कितनी डेफिनेशन हम याद करने वाले हैं? तो बेटा पहली बात, ये बायोलॉजी है, ये रट्टालॉजी नहीं है, ये घोटालॉजी नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज आपको बताऊंगा ही नहीं जिससे आपको याद रखने की जरूरत पड़े। नपा तुला अपना मटेरियल रहने वाला है। डेफिनेशन में मैं केवल गिनती के बेटा आप लोगों को 8 डेफिनेशंस बताऊंगा, हिस्ट्री की 3, और ले दे के बेटा 3 या फिर 4 पॉइंट्स अपने रहेंगे किसके? ओवरव्यू ऑफ सेल के। चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन सेक्शन की। डेफिनेशन सेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। क्या है वो जानकारी? टू डिफाइन एनी टर्म in our subject we use dead languages like Latin and Greek. Why? तो इसका सीधा सा आंसर यह है कि ये दोनों की दोनों लैंग्वेजेस हैं डेड। डेड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर एक बार नॉमेनक्लेचर कर देते हो, नाउ यू डोंट हैव एनी राइट टू मेक एनी चेंजेस। That's why generally we use these dead languages to define any term in biology. तो इसके लिए हमने लिखा जनरली वी यूज डेड लैंग्वेजेस टू डिफाइन एनी टर्म इन बायोलॉजी। बिकॉज अच्छा, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, कुछ शब्द मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा। जैसे कि प्रेजेंट को मैं ऐसे लिखूंगा, एब्सेंट को मैं ऐसे लिखूंगा, इन बिटवीन को मैं ऐसे लिखूंगा, इंक्रीज ऐसे, डिक्रीज ऐसे। ओके, तो मीनवाइल अगर आपको कभी कोई चीज या कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप मुझसे डायरेक्ट डाउट में भी पूछ सकते हैं। तो जनरली वी यूज डेड लैंग्वेजेस टू डिफाइन एनी टर्म इन बायोलॉजी बिकॉज once
we do nomenclature of any individual in these languages, we can't make any changes. We can't make any changes. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायो के अंदर जो लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी है। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता जाऊंगा। मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है दैट इज ग्रीक। उसके बाद जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है दैट इज लैटिन। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी में ले दे के आपको टोटल 3 लैंग्वेजेस के वर्ड मिलेंगे। जो सबसे लीस्ट है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज का भी यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे सर पूरी बायो हम लोगों ने रीड कर ली, कहीं पे भी फ्रेंच वर्ड तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो फ्रेंच वर्ड है बेटा क्लास 11th यूनिट 2 चैप्टर का नाम है प्लांट एनाटमी। यस, प्लांट एनाटमी में जो टिश्यू वर्ड आता है बेटा, सुना है ना कभी टिश्यू, वो एक फ्रेंच वर्ड है। बात करते हैं लैटिन लैंग्वेज की। लैटिन लैंग्वेज कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन करने के लिए काम में ली गई, केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी के बिहाफ पर बता रहा हूं बेटा। हमारा खुद का जो चैप्टर है सेल, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल स्पेस। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड के अंदर एक शब्द आता है सिस्टेमैटिक्स। ये कैसा शब्द है? ये भी लैटिन शब्द है। क्लास 12th में एक चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन, ये भी एक लैटिन शब्द है, एवोल्यूशन। तो इन शब्दों से बेटा सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हमें फिर भी समस्या आए कि सर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा जो शब्द है वो ग्रीक है या कौन सा जो शब्द है वो लैटिन है, हाउ टू आइडेंटिफाई। अगेन सर जो बायोलॉजी है वो रट्टालॉजी या घोटालॉजी है, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी बायोलॉजिकल टर्म का मीनिंग 2 या 2 से छोटे वर्ड से मिलकर आ रहा है बेटा, तो जनरली वो टर्म, वो वर्ड लैटिन नहीं ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड माना जाता है। और अगर किसी टर्म का मीनिंग डायरेक्ट एक सिंगल वर्ड से आ रहा है तो वो लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड माना जाएगा। आई होप मैंने इतना काम माइंड से आप लोगों को सिखा दिया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच वर्ड इज लैटिन एंड विच वर्ड इज ग्रीक। If meaning of any term comes from 2 or more than 2 words, that word actually or generally comes from which language? Greek language. And if meaning of that term directly comes from a single word, that term is derived from Latin language. In biology, most of terms are directly taken from which language? Greek. तो Greek के नीचे मैंने लिख दिया most of words are directly taken from it। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो सीधा उस शब्द को तोड़ो और तोड़कर अर्थ निकालो। तो शुरुआत करते हैं हमारे खुद के सब्जेक्ट से, बायोलॉजी। कैसा शब्द है ये ग्रीक वर्ड है सर, मेड अप ऑफ 2 स्मॉल ग्रीक वर्ड्स, बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड लॉजी या लोगोस, बोथ आर सेम थिंग, जिसका मतलब होता है स्टडी। और अगर इन दोनों को मिलाएं बेटा तो बायोलॉजी का अर्थ निकलता है स्टडी ऑफ लाइफ। ध्यान रखिए कहीं पर भी मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, फलाना ढिमकाना, ऐसा मैंने किसी भी वर्ड का यूज नहीं किया है, करना भी नहीं है। डेकोरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मेक इट सिंपल, मेक इट शॉर्ट। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से अब दूसरा शब्द आने वाला है।
जब मैं डेफिनेशन सेक्शन सिखाता हूं बच्चों को तो कई बच्चों का डाउट होता है कि सर क्या नीट एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है? आंसर इज यस, बिल्कुल। जैसे नीट 2025 के अंदर प्रश्न पूछा गया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का, आया था ना, आंखों के सामने था, नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने एनसीईआरटी को पढ़ा ही नहीं। बायोलॉजी के फादर, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो हमने यहां पर लिखा फादर और यहां पर क्या लिख दिया? एरिस्टोटल। सेकंड नंबर जूलॉजी, कैसा वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। अगेन दो छोटे वर्ड से मिलकर बना बेटा, जून जिसका मतलब होता है एनिमल्स, एंड लॉजी जिसका मतलब होता है स्टडी। तो इन शॉर्ट क्या बन जाएगा? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स, या सिंपली यू कैन से द स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। दूसरा क्वेश्चन अगेन जस्ट लाइक बायोलॉजी बेटा, फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों के फादर सेम है, दैट इज एरिस्टोटल। थर्ड डेफिनेशन वुड बी बॉटनी। अब इस वर्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके पीछे कोई भी ओजी शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, तो पहला विचार दिमाग में आएगा कि हो सकता है सर ये एक लैटिन वर्ड हो, लेकिन नहीं, एक्सेप्शन शुरू ही बेटा अपने सब्जेक्ट से होता है। बॉटनी इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है बोटानी, मतलब ग्रीन प्लांट्स, यानी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ग्रीन प्लांट्स, या ब्रांच ऑफ साइंस दैट बिलोंग्स टू द ग्रीन प्लांट्स इज नॉन एज बॉटनी। फादर कौन है? फादर है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। तो कितनी डेफिनेशन हो गई? 3। कितनी डेफिनेशन की बात हुई थी? 8। कितनी बाकी हैं? 5। तो आई होप अब आप लोगों को डेफिनेशन बनाना आ गया होगा। तो चलिए अगली डेफिनेशन बनाते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करें कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मुझे मालूम है आप सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है, लीक से मत हटिए आप। इट्स ए ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ 3 स्मॉल ग्रीक वर्ड्स बेटा, माइक्रो प्लस बायोस प्लस लॉजी। माइक्रोज वर्ड स्टैंड फॉर माइन्यूट, बायोस word stand for life, and logy word stand for study. So basically study of minute life, study of minute life. Now few student will think कि सर study of microorganism बोल दें या फिर study of माइन्यूट लाइफ बोल दें, क्या ही फर्क पड़ जाता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है बेटा। जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया या फिर फंगस चलता है, राइट? आपके दिमाग में कभी भी प्लांट नहीं आता। प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बड़े बड़े प्लांट। लेकिन जब मैं स्टडी ऑफ माइन्यूट फॉर्म ऑफ लाइफ बोलता हूं तो इसका मतलब बेटा मैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स की भी बात कर रहा हूं। बिल्कुल सही सुना बेटा आपने, ये हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट। मैं जूप्लैंक्टॉन्स की भी बात कर रहा हूं, यानी मैं बात कर रहा हूं एनिमल लाइक जूप्लैंक्टॉन्स, यानी एनिमल्स की। तो जब आप स्टडी ऑफ माइन्यूट लाइफ बोलते हैं तो आपने पूरे के पूरे 5 किंगडम के मेंबर्स को कवर कर लिया, बजाय इसके कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो केवल मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई आता है। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। माइक्रोबायोलॉजी, इसके फादर कौन है? तो साहब इसके फादर हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। कितनी डेफिनेशन हो गई? 1 2 3 4, 4 डेफिनेशन हो गई। टोटल 8 डेफिनेशन की बात हुई थी सर, और 4 अभी बाकी हैं। चलिए अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं स्क्रॉल अप करता जाऊंगा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी ग्रुप के ऊपर। माइक्रोबायोलॉजी के बाद अगला जो टर्म है दैट इज साइटोलॉजी। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम प्रो हो चुके हैं, हम अपने आप बता देंगे।
कि ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें साइटोज वर्ड का मतलब होता है सेल और लोगोस या लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, यानी इन सिंपल सर स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। तो आप बिल्कुल सही है बेटा, स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। तो अब जो मैं अगली डेफिनेशन आप लोगों से पूछने वाला हूं उसमें ये वाली डेफिनेशन रिपीट मत कर देना, मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। अगली डेफिनेशन है बच्चों सेल बायोलॉजी। तो जब मैं ये डेफिनेशन पूछता हूं बच्चों से तो कई बच्चों का क्वेश्चन का आंसर आता है कि सर सेल बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग सेल। गलत, अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रखिए। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ सेल, यानी हमें सेल की लाइफ की स्टडी करनी है। और जब कभी भी हम किसी की लाइफ की स्टडी करते हैं इसका मतलब फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ, बीच में जो कुछ भी आया बेटा उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्टडी ऑफ सेल with respect to all aspects of life like cell division, सेल डिवीजन क्यों? क्योंकि नई सेल बनती किससे है? नई सेल बनती है जब सेल डिवाइड करती है तब नई सेल्स बनेगी। याद कीजिए रुडोल्फ विर्चो 1855, ओमनी सेलुला ई सेलुला न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब उस सेल के अंदर मटेरियल का किससे मिलकर बनी है, यानी आप कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब बायोकेमिस्ट्री। वो सेल बाहर से कैसे दिखाई देती है, हाउ इट अपीयर्स एक्सटर्नली, मॉर्फोलॉजी। अंदर से कैसे दिखाई दे रही है, एनाटॉमी। हाउ दैट सेल एक्चुअली वर्क, फिजियोलॉजी। सर वो सेल फिर से नई सेल कैसे बनाएगी, मेथड क्या है, रिप्रोडक्शन। बनने वाली डॉटर सेल्स पेरेंट सेल के बराबर होगी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वेरिएशंस होंगे, यानी जेनेटिक्स। और ये वेरिएशंस क्या उन्हें अपने पेरेंट से अलग बनाएंगे, मींस एवोल्यूशन। और अगर आप कलेक्टिवली इस डेफिनेशन को देखें, स्टडी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ लाइक सेल डिवीजन, बायोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो सर आपको तो अनुभव है 18-20 साल का, आप तो झटके से बता दोगे, हम कैसे बताएंगे? तो बेटा मैंने आपके 11th और 12th के चैप्टर के नाम ही लिखे हैं। यस, 11th और 12th पूरी की पूरी बुक बेटा वो है सेल बायोलॉजी, जबकि केवल क्लास 11th की यूनिट 3 की चैप्टर नंबर 8 में जो चैप्टर दे रखा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज नथिंग बट ए माइन्यूट ब्रांच ऑफ, ए स्मॉल ब्रांच ऑफ सेल बायोलॉजी इटसेल्फ। दिस इज द डिफरेंस। तो अब बताओ कितनी डेफिनेशन हुई, मैं आपके लिए इसे छोटा कर देता हूं। सर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, यानी 2 2 4 2 6 डेफिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है। और बात हुई थी सर 8 डेफिनेशन की। तो चलिए 7वीं डेफिनेशन को यहां पर नोट डाउन किया जाए। यह है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या मतलब होता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का? सर बायोलॉजी का तो मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन रिडक्शन शब्द का मतलब डिक्रीज होना, लोअर होना, कम हो जाना, वो कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही। एनीथिंग विच डिक्रीजेज द एफर्ट टू स्टडी बायोलॉजी इज नॉन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। वो सारी चीजें बेटा जो बायो को पढ़ने के एफर्ट्स को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं, उसे ही कहा जाता है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो सर बायो के पढ़ने के उसके एफर्ट्स को कम कौन करवाता है? हमने कहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यार ये कमाल का आदमी है, उल्टा हम फिजिक्स से दूर भागते हैं, हमें 10th के अंदर मैथ समझ में नहीं आ रही थी इसीलिए तो बायो ली, क्यों? क्योंकि हम रट के पास हो जाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं बेटा। एक्चुअल में बिना फिजिक्स बिना केमिस्ट्री के एक डॉक्टर है ही नहीं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप किसी जीएमसी के अंदर चले जाते हो, एम्स के अंदर चले जाते हो और 4.5 साल की एमबीबीएस करने के बाद, एमएसएमडी करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तो आपको आपके पेशेंट का इलाज करने के लिए जिस एपरेटस की जरूरत पड़ेगी, स्टेथोस्कोप की, द मोस्ट कॉमन एपरेटस, राइट, या फिर ब्लड प्रेशर की जो मशीन होगी, एसपीओ2 मेजर करने की जो मशीन होगी, एक्सरे मशीन, वो बिना मशीन के बेटा क्या आप डायग्नोसिस कर पाओगे? आंसर है नहीं कर पाओगे। तो क्या वो आपने बनाई? क्या नहीं, वो किसी फिजिसिस्ट ने बनाई बेटा। यानी फिजिक्स आपके एफर्ट्स को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जैसे कि मेरे पास वॉच है, ठीक है, अगर एक बटन यहां पर दबाता हूं तो सारी की सारी एसपीओ2 की रीडिंग मेरे पास आ जाती है। एक बटन दबाऊंगा ईसीजी हो जाएगी। तो ये मुझे हेल्प कर रही है, मेरी बायोलॉजी को समझने में मेरी हेल्प कर रही है। और जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा कि यार ईसीजी में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, तो डॉक्टर मेरे को क्या लिख के देगा? डॉक्टर मेरे को लिख के देगा दवाई। क्या है उसके अंदर? सॉल्ट। क्या है सॉल्ट? केमिस्ट्री। यानी एक अच्छे डॉक्टर की अच्छी निशानी ये होती है बेटा कि उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि बिना केमिस्ट्री के और बिना फिजिक्स के तो आप एक डॉक्टर भी नहीं है। तो दोनों सब्जेक्ट को मिलाओ और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन तैयार कर दो। स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन एनसीईआरटी इसे कुछ दूसरे कलेवर में लिखती है बेटा। वो लिखती है फिजियोकेमिकल अप्रोच, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी। क्या कहेंगे इसे? सर इसे हम कहेंगे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो इधर से पकड़ लो कान, घुमा के इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी में रिडक्शन वर्ड का मतलब हुआ डिक्रीज करना। क्या डिक्रीज कर रहे हैं? एफर्ट्स। कौन से एफर्ट्स? बायो को रीड करने के एफर्ट्स। क्लियर? और अब हम आते हैं बेटा सबसे लास्ट मोस्ट पार्ट के ऊपर, क्योंकि डेफिनेशन में हमने केवल 8 डेफिनेशंस को ही टारगेट किया था। 8वीं और सबसे लास्ट डेफिनेशन है सेल। तो छोटी क्लासेस में हमने सेल की डेफिनेशन को बहुत तसल्ली से रटा है। मतलब कुछ भी आगे जोड़ दो, लेकिन लास्ट में जाके सभी बच्चों को बोलना पड़ता था यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं क्या करता हूं, सबसे लास्ट वाला पार्ट ही यहां पर उठा देता हूं, यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन कौन सी? तो हम यहां पे लिखेंगे सेल इज स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या लगता है, हो गई डेफिनेशन कंप्लीट? आंसर है नहीं, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि अभी तो एक एक वर्ड का मीनिंग जानना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, वाई सेल इज कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि सेल से छोटा इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम सेल को कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने यहां पर लिखा स्मॉलर देन सेल, इंडिपेंडेंट, living existence is not possible. That's why cell is considered as smallest unit of life. अगला क्वेश्चन उठता है, why cell is known as the fundamental unit of the life? तो बेटा लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जितने भी इसेंशियल मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे के सारे काम एक सिंगल सेल भी कर सकती है। यस, a single cell is capable to do digestion, excretion, respiration, circulation, and even reproduction. That's why a single cell is also known as the fundamental unit of life. तो हमने fundamental के नीचे अंडरलाइन करके लिखा all essential physiological functions
like digestion, respiration, circulation, reproduction can be performed by a single cell also. A single cell also. That's why it is known as the fundamental unit of the life. अब सबसे अंतिम बचा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल इसे क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब दूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।